नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका नगरपालिका अधिनियम 2009 की सीरीज़ में। हमने अधिनियम की धारा 20 तक का अध्ययन कर लिया था और आज शुरू करते हैं धारा 21 से। धारा 21 में दे रखा है कि सदस्य होने के लिए, यानी कि नगरपालिका का सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति कौन होगा। अर्हित व्यक्ति कौन होगा, ये चीज़ दे रखी है धारा 21 में। धारा 21 पढ़ने से पहले दो शब्दों के बारे में देख लेते हैं। एक तो है अर्हित और एक है निर्हित। निर्हित का अर्थ होता है कि कौन व्यक्ति योग्य होगा, यानी जहाँ योग्यता देखी जाती है वो होती है अर्हित। और जहाँ निरर्हित चीज़ देखी जाती है, निरर्हित वहाँ पे देखा जाता है अयोग्यता। मतलब कोई व्यक्ति जैसे किसी नगरपालिका इलेक्शन के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, उस वार्ड का सदस्य होना चाहिए, तो ये इसकी योग्यता हो गई। और अगर इसमें ये चीज़ देखा जाए कि उस पर एक केस नहीं लगा होना चाहिए, या फिर वो कभी जेल में नहीं गया हो, कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो, वह दिवालिया नहीं हो, तो ये उसकी अयोग्यता हो गई कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अयोग्यता, निर्हरिता और योग्यता की कैसा होना चाहिए, तो उसमें आती है अर्हिता यानी योग्यता। तो धारा 21 का अध्ययन कर रहे थे। धारा 21 में योग्यताएं दे रखी है। तो नगरपालिका सदस्य होने के लिए योग्यताओं में पहली चीज़ दे रखी है वर्ग से संबंधित, यानी आरक्षित वर्ग से संबंधित। और दूसरी चीज़ दे रखी है उसकी आयु से संबंधित, कि आयु कितनी होनी चाहिए। और तीसरा है वार्ड का सदस्य या फिर मतदाता लिस्ट में नाम होने से। यानी वर्ग से संबंधित से मतलब है अगर कोई सीट SC ST OBC या फिर किसी अन्य वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए कोई सीट आरक्षित है और इस प्रकार की सीट से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे इन्हीं संबंधित वर्ग से होना आवश्यक होता है। अगर कोई व्यक्ति ST की सीट से लड़ना चाहता है तो वो वह खुद व्यक्ति ST का ही होना चाहिए, ST वर्ग से बिलोंग करना चाहिए, तभी वो वहाँ से चुनाव लड़ पाएगा। आयु संबंधित में है उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरा वार्ड से, कि वह जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहा है उसे उस वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, अर्थात वह मतदाता भी होना चाहिए, मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। ये होगी धारा 21। धारा 21 का सेकंड पार्ट देखते हैं, धारा 21 क। धारा 21 क में दे रखा है कि निर्वाचन के लिए कुछ विशेष योग्यता दे रखी है। विशेष योग्यता में दे रखी है 21 से 35 वर्ष। अर्थात कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है नगरपालिका का, तो उसे विशेष योग्यता में दे रखा है कि 21 से 35 वर्ष की आयु का होना भी आवश्यक है। 21 वर्ष तो मिनिमम है ही, लेकिन मैक्सिमम 35 वर्ष होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पर भी, इस योग्यता पर भी कुछ प्रतिबंध है, कुछ शर्तों के अधीन ये योग्यता काम करती है। उसमें देखते हैं दो प्रकार से इसमें शर्त लगाई गई है। एक तो लगाई गई है आरक्षित वर्ग के मामले में, आरक्षित वर्ग के मामले में एक शर्त, और दूसरी शर्त लगाई गई है वो है अनारक्षित वर्ग के मामले में। आरक्षित वर्ग और दूसरी शर्त है अनारक्षित वर्ग के मामले में। आरक्षित वर्ग के मामले में दे रखा है कि अगर किसी आरक्षित वर्ग क्षेत्र से, किसी क्षेत्र से जहाँ पर आरक्षित वर्ग के लिए सीट आरक्षित की गई है, वहाँ पर केवल सर्वाधिक 2 सीटों पर, जैसे मान लो अगर किसी क्षेत्र में 5 आरक्षित वर्ग के लिए सीट आरक्षित की गई है, तो पाँचों की पाँचों पर ऐसा नहीं है कि 21 से 35 आयु वर्ग का सदस्य ही वहाँ से चुनाव लड़ पाएगा। वहाँ पे 5 में से केवल 2 सीटों पर, टोटल सीट 5 है आरक्षित वर्ग के लिए, उनमें से केवल 2 सीटों पर ही ये जो 21 से 35 वर्ष की विशेष योग्यता लगाई गई है ये लागू होगी, बाकी पर लागू नहीं होगी। अगर आरक्षित वर्ग की सीटों की संख्या 3 या फिर 3 से कम है, वहाँ केवल 1 सीट पर ऐसा योग्यता लागू होगी कि ओनली इस योग्यता के अधीन अगर कहीं पे किसी आरक्षित वर्ग के लिए जहाँ पे 3 या फिर 3 से कम सीट आरक्षित है, तो वहाँ पर केवल 1 सीट पर ही यह योग्यता लागू होगी। अगर 3 से ज़्यादा है तो वहाँ पर ओनली 2 सीटों पर यह योग्यता लागू होगी। नेक्स्ट देखते हैं अनारक्षित वर्ग के लिए। अनारक्षित वर्ग के लिए जहाँ पर संख्या, अनारक्षित वर्ग के लिए जहाँ पर वार्डों की संख्या या फिर सदस्यों के लिए जो अनारक्षित सीटें हैं उनकी संख्या अगर 5 है या फिर 5 से कम है,
तो ऐसे क्षेत्र में केवल एक सीट पर ही यह विशेष योग्यता लागू होती है कि उसे 35 से आयु से कम उम्र का होना चाहिए और 21 से ज़्यादा का होना चाहिए। 21 या 21 से कम ज़्यादा, या 35 या 35 से कम का होना चाहिए। अगर इसमें सेकंड पार्ट हो रहा है, अगर किसी क्षेत्र में अनारक्षित सीटों की संख्या 5 से अधिक है, तो जहाँ तक 5 सीटें होंगी, उन 5 सीटों पर एक सीट ऐसी होगी जिस पे 21 से 35 आयु वर्ग की जो विशेष योग्यता है उसके अधीन होगी। फिर मान लीजिए अगला ग्रुप एक और 5 सीट का है, उस पे भी एक सीट ऐसी होगी जिसमें 21 से 35 वर्ष की आयु वर्ग का होना आवश्यक है। और इसके अगले ही पार्ट में अगर मान लीजिए नेक्स्ट ग्रुप में बची हुई सीटों की संख्या 4 है, तो इन 4 सीटों वाले ग्रुप को छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी ऐसी सीट नहीं होगी जिसमें ऐसा हो कि उसे भी 21 से 35 आयु वर्ग के बीच में होना चाहिए। तो ये है धारा 21। धारा 21 में दे रखी थी अहर्ताएँ, यानी कि कौन व्यक्ति योग्य होगा, तो उसके लिए एक तो संबंधित वार्ड का उसे मतदाता होना चाहिए, उसकी 21 आयु पूरी होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ जो दे रखी है वो है कि उसे जो जिस आरक्षित वर्ग से वह चुनाव लड़ेगा उसे उसी आरक्षित वर्ग का सदस्य होना चाहिए। 21 के में है कुछ विशेष योग्यता में 21 से 35 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए, लेकिन वह आरक्षित और अनारक्षित 2 पार्टों में बांटा गया है। आरक्षित वर्ग में ऐसा है, अगर आरक्षित वर्गों की संख्या 3 या फिर 3 से कम है तो वहाँ पर केवल एक सीट पर यह योग्यता लागू होगी और मैक्सिमम 2 सीटों पर लागू होगी। फिर आरक्षित वर्ग चाहे कितनी सीटों उन पर मैक्सिमम 2 सीटों पर लागू होगी, अगर 3 से कम है तो 1 पर लागू होगी। उसी प्रकार अनारक्षित वर्ग के लिए अगर सीटों की संख्या 5 या 5 से कम है तो वहाँ केवल एक सीट पर ऐसा प्रावधान लागू होगा कि उसे 21 से 35 वर्ष की आयु वर्ग का होना चाहिए। और अगर 5-5 वर्ग के बीच में इस तरह से बटा हुआ है तो पहले ग्रुप के लिए एक सीट, दूसरे ग्रुप के एक सीट, अगर मान लीजिए बाद में 1, 2, 3, 4 जो सीटें बचती हैं उनके लिए कोई ऐसी योग्यता का प्रावधान नहीं होगा। अगला देखते हैं धारा 22। धारा 22 में दे रखा है 1 से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बंधन। धारा 22 में दे रखा है 1 से अधिक वार्ड का, 1 से अधिक वार्ड। धारा 21 में जैसे याद रखने के लिए हम देख सकते हैं धारा 21 में उसे 21 वर्ष का होना जरूरी है, यानी योग्यता दे रखी है। और धारा 22 में है 1 से अधिक। धारा 21 को अपन ऐसे लिखते हैं 2 और 1 से अधिक किया तो 22। 1 से अधिक वार्ड वाला मामला धारा 22 में। कोई व्यक्ति 1 से अधिक वार्डों से निर्वाचन लड़ता है। अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसने 1 या फिर 1 से अधिक वार्ड से अपना नामांकन दाखिला कर दिया, पहली बात तो वो ऐसा करने के लिए योग्य है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति एक ही वार्ड में मतदाता होता है और एक ही वार्ड में मतदान कर सकता है और एक ही वार्ड से वह एक बार ही इलेक्शन लड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 1 से अधिक बार अपना नामांकन दाखिल कर देता है तो उसे नाम वापस लेने की अंतिम तारीख से पहले, यानी मान लीजिए आज उसकी अंतिम तारीख है तो आज शाम को 3 बजे तक उसे अपना नाम वापस लेना पड़ेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो सभी सीटों पर उसका ऐसा माना जाएगा कि उसने नाम वापस ले लिया, यानी उसका नामांकन पत्र जो है वो रद्द हो जाएगा और वो किसी भी सीट के लिए चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहेगा। यह है धारा 22 में। नेक्स्ट देखते हैं धारा 23। धारा 23 में आता है जो यान होते हैं, मान लीजिए कोई भी यान है, वाहन है, ध्वनि विस्तारक है, यानी इसमें सीधा सीधा दे रखा है कि जब आचार संहिता लग जाती है, यानी जिस दिन चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग कर देता है तब से लेकर चुनाव खत्म होने की तारीख तक किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रावधान धारा 21 में किया हुआ है। धारा 21 की उपधारा 1 में दे रखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की तारीख से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक कोई भी उम्मीदवार उसका प्राधिकृत एजेंट, मतलब कोई भी उम्मीदवार है या फिर उसने अपने एक कोई एजेंट लगा रखा है कि तू मेरा प्रचार करेगा, ऐसा कोई एजेंट किसी प्रकार के वाहन से ध्वनि विस्तारक जैसे माइक वगैरह लगाते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं, कटआउट लगाना, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आदि से किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन या प्रचार नहीं करेगा।
अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है, धारा 1 का उल्लंघन करता हुआ अगर कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और वो कानूनी कार्रवाई करता है चुनाव आयोग। कानूनी कार्रवाई में है कि अगर उसके ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है तो उम्मीदवार पर धारा 2 के तहत 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। ये है धारा 23 की उपधारा 2 का प्रावधान। धारा 1 का प्रावधान था ही जिसमें प्रचार करना बंद था। धारा 1 का उल्लंघन करने पर धारा 2 के तहत 2000 रुपये का उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। फिर देखते हैं उपधारा 3, धारा 21 की उपधारा 3 यानी 23(3) में है कि अगर कोई व्यक्ति धारा 2 के तहत दंडित है, धारा 2 के तहत मतलब किसी के ऊपर चुनाव मामले में आचार संहिता के बाद प्रचार करने का मामला सिद्ध हो गया और उस पर 2000 रुपये का धारा 2 के तहत जुर्माना लगाया जा चुका है, तो ऐसा व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से जिस दिन आदेश जारी होगा, आदेश जारी होने की जो तारीख होगी उस तारीख से लेकर 6 माह तक किसी भी प्रकार का नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होगा, यानी उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा कि आज की तारीख से लेकर 6 महीने तक चुनाव आयोग के आदेश से किसी भी प्रकार का नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। ये जो 6 महीने की अवधि है ये चुनाव आयोग अपने हिसाब से घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, लेकिन प्राथमिकता में होता है कि 6 महीने की उसको ऐसा करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। धारा 21(4) में है कि निर्वाचन आयोग के किसी प्राधिकृत अधिकार द्वारा शिकायत करने पर ही न्यायालय ऐसे मामले का संज्ञान लेगा। यानी अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें निर्वाचन आयोग 6 महीने तक उसे निरहर्थ घोषित कर रहा है या उस पर 1000-2000 रुपये का जुर्माना लगा रहा है, ऐसे मामलों में आचार संहिता के बाद प्रचार करने के मामलों में, तो उसमें सीधा न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायालय जब भी हस्तक्षेप करेगा जब कोई भी चुनाव आयोग का कोई अधिकारी जब न्यायालय में शिकायत दर्ज करवाता है उसके बाद ही न्यायालय ऐसी मामलों का संज्ञान लेता है, अन्यथा न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। चुनाव आयोग अपनी सज़ा खुद सुनाता है, खुद देता है। ये थी धारा 23। धारा 23 के बाद देखते हैं धारा 24। धारा 24 में दे रखी है सदस्यों के लिए निरहर्ता है। निरहर्ता जैसे पहले हमने निरहर्ता और अर्हता का मतलब समझ लिया था। 21 में दे रखी अर्हता है यानी कौन सा व्यक्ति योग्य होगा। फिर उसके बाद 3 छोड़ के 24 में दे रखी है निरहर्ता है कि कौन सा व्यक्ति अयोग्य होगा। अगर कोई भी व्यक्ति इन निम्नलिखित जो क्रियाएं जो दे रखी है उनमें अगर लिप्त है, जो नीचे बातें दी गई है ऐसा अगर वह करता है तो वह अयोग्य होगा। उसमें हम एक एक को पढ़ के देख लेते हैं। सबसे पहले है यदि नैतिक अधमता के आरोप में न्यायालय द्वारा 6 माह से अधिक का कारावास दिया गया हो। यानी कोई व्यक्ति है वह नैतिक नहीं है, अनैतिकता का काम कर रहा है, कोई दुराचार कर रहा है, ऐसे मामलों में कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है, दोष सिद्ध होता है और 6 महीने से अधिक का उसको कारावास की सज़ा सुनाई जाती है तो वह व्यक्ति अयोग्य होगा नगरपालिका का चुनाव लड़ने के लिए। दूसरा है किसी सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण करने या बाधा पहुंचाने का आरोपी ठहराया गया हो। यानी इसमें जैसे अगर बेर एक्ट में हम देखते हैं तो मैं नोट्स में ऐसा लिखा हुआ है, अगर बेर एक्ट में देखते हैं तो उसमें सीधा लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति धारा 254 के तहत आरोपी ठहराया जा चुका है। तो धारा 54 में दे रखा है एंक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन अपॉन पब्लिक लैंड, यानी कि वह किसी भी सार्वजनिक स्थल पे यदि अतिक्रमण का आरोपी है या फिर सार्वजनिक स्थल पे कोई नुकसान पहुंचाने का आरोपी है तो ऐसा व्यक्ति धारा 24 के तहत नगरपालिका का चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होगा। धारा 24 की उपधारा 3 में है कोई ऐसा मामला जिसकी सज़ा 5 वर्ष से अधिक का कारावास है। यानी अगर किसी व्यक्ति पे ऐसा मामला चल रहा है, कोई मामला या तो उसको सज़ा सुना दी गई है, सज़ा सुनाने का मामला उपधारा 1 में आ गया, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला चल रहा है किसी व्यक्ति पे जिसकी सज़ा 5 वर्ष या फिर इससे अधिक की है
चाहे वह उस पर साबित नहीं हुआ हो, न्यायालय ने उसको सज़ा नहीं सुनाई हो, लेकिन अगर 5 वर्ष से अधिक सज़ा वाला उसने कोई जुर्म किया है और उसकी सुनवाई चल रही है, तो वह व्यक्ति नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होगा। चौथा पॉइंट, वह खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 के अंतर्गत दोषी पाया गया है। मतलब वह व्यक्ति अगर जो खाद्य पदार्थ है उनमें मिलावट का आरोपी है और अधिनियम 1954 के तहत वह आरोपी है, दोषी है, तो वह व्यक्ति अयोग्य होगा। पाँचों पॉइंट, उसके विरुद्ध CRPC की धारा 110 और 117 के अंतर्गत कोई कार्रवाई की गई हो। CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडर, इसके तहत अगर कोई उसके ऊपर कार्रवाई की गई है धारा CRPC की धारा 110 और 117 के तहत, तो वह व्यक्ति भी नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। छठा पॉइंट, वह केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार से किसी औचार के कारण पद से हटा दिया गया है। औचार मतलब मिसकंडक्ट, दुराचार। मतलब अगर कोई व्यक्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर किसी भी स्थानीय प्राधिकार के अंतर्गत के तहत वह काम कर रहा है और अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा, वह भ्रष्टाचार कर रहा है, दुराचार कर रहा है, और ऐसे मामले में उसे पद से निकाल दिया गया है, उसे डिसमिस कर दिया गया अपने पद से, रिमूव फ्रॉम सर्विस उसे कर दिया गया है, तो ऐसा व्यक्ति भी नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होगा। सातवां पॉइंट देखते हैं, किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश से उसे ऐसा व्यवसाय करने से प्रतिबंधित किया गया हो जो वह पहले करता आ रहा है। अर्थात कोई भी ऐसा कारोबार करता है वह पहले से जो इल्लीगल है, यानी इल्लीगल कारोबार में वह पहले से लिप्त है, और उससे कानून उस कारोबार को इल्लीगल साबित करके सरकार ने उसे प्रतिबंध लगाया है कि आगे से ऐसा कोई भी कारोबार व्यवसाय नहीं करेगा। फिर भी अगर वह ऐसा का व्यवसाय कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, तो उसके ऊपर इसके अंतर्गत वह धारा 24 के अधीन वही अयोग्य होगा कि नगर पालिका का चुनाव न लड़े। पॉइंट 8, वह नगर पालिका के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो, किसी लाभ के पद पर वह आसीन हो, तो वह भी नहीं लड़ सकता। अगर वह लड़ना चाहता है किसी पद पर रहते हुए, तो सबसे पहले उसे अपना पद का त्याग पत्र देना पड़ेगा, उसके बाद वह इलेक्शन लड़ सकता है। 9वां पॉइंट है, यदि वह नगर पालिका में भ्रष्टाचार का दोषी है तथा 6 वर्ष की किसी मामले में चुनाव से बहिष्कृत कर दिया गया है 6 वर्ष तक, यानी किसी भी आरोप में आकर उसे सरकार ने या फिर राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसा अयोग्य घोषित कर दिया है कि वह 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता, और या फिर नगर पालिका में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का दोषी है, तो वह नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। पॉइंट नंबर 10, यदि वह राजस्थान विधानसभा के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए निर्हत हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानसभा जो है उसका चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है, तो वह नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य होगा। लेकिन विधानसभा क्षेत्र के लिए न्यूनतम जो आयु है वो होती है 25 वर्ष और नगर पालिका के लिए होती है 21 वर्ष। तो इस उम्र वाले पॉइंट को छोड़कर बाकी चीज़ों में अगर वह विधानसभा के लिए अयोग्य है, तो नगर पालिका के लिए भी अयोग्य होगा। पॉइंट नंबर 11, यदि वह किसी सरकार के अधीन कोई वैतनिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण करता है, यदि वह सरकार के अधीन कोई भी पद पर आसीन है, सरकार के अधीन किसी पद पर काम कर रहा है, या फिर किसी ऐसी संस्था में काम कर रहा है जिसका पोषण सरकार करती है, या तो पूरी तरह वो सरकारी संस्था है या फिर अर्ध सरकारी, यानी उसका आंशिक पोषण सरकार करती है, अगर ऐसी संस्था में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वह भी पद पर रहते हुए ऐसे चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। वह नगर पालिका द्वारा मानसिक चित्त विकृति या दिवालिया घोषित किया जा चुका हो, यदि वह नगर पालिका में स्वयं या उसका परिवार संविदा पर रोजगार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो। अगर नगर पालिका में किसी प्रकार के रोजगार में संविदा पर जुड़ा हुआ है, या तो खुद जुड़ा हुआ है या उसका परिवार जुड़ा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होगा। अगला है, वह नगर पालिका का वैधानिक कानूनी वकील हो। कोई नगर पालिका का कानूनी वकील है तो वह भी वकील रहते हुए चुनाव नहीं लड़ पाएगा। 27 आगे है, 27 नवंबर 1995 के बाद उसकी 2 से अधिक संतान हो तो भी अयोग्य होगा। उसके विरुद्ध नगर पालिका का कुछ बकाया हो, कुछ नगर पालिका से ले रखा है, चुकाया नहीं है, तो वह व्यक्ति भी अयोग्य होगा।
यदि उसे न्यायालय द्वारा नगरपालिका की संपत्ति का दुरुपयोग या गबन करने के मामले में दोष सिद्ध हो गया हो और उसे दोषी ठहराया गया है, तो वह व्यक्ति भी धारा 24 के तहत अयोग्य होगा कि वह नगरपालिका का चुनाव नहीं लड़े। ये बात होगी धारा 24 तक। अगला देखते हैं धारा नंबर 25। 25 में दे रखा है मतदान का अधिकार, यानी मतदाता कौन होगा। ये बात तो हमने पहले पिछली धाराओं में पढ़ ली थी। और इसमें है मतदान का अधिकार किसको है। तो मतदान का अधिकार तो सीधी सी बात है, अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ चुका है, कि उसका नाम वोटर लिस्ट में अगर आ चुका है, जुड़ चुका है, तो वह व्यक्ति मतदान करने के लिए खुला है। वह अपने इच्छा से अपने इच्छा के उम्मीदवार को मतदान कर सकता है। वार्ड की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति उस वार्ड में मत देने का अधिकार रखता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार वोट देने के लिए बाध्य नहीं होगा। अगर मान लो उसने एक या एक से अधिक वार्ड में अपना नामांकन दर्ज करवा लिया है, पहले तो ऐसा करवा ही नहीं सकता। वैसे भी किसी अगर भ्रष्टाचार करके कैसे भी ऐसा कर लेता है तो उसके दोनों वोट शून्य माने जाएंगे। अगर वह 2 बार वोट डालता है तो दोनों वोट उसके शून्य माने जाएंगे, यानी उसको माना जाएगा उसने वोट दिया ही नहीं है। तो ये था आज का सेशन धारा 21 से लेकर 25 तक का। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।